अच्छा, बिल्कुल एंड पे 1-2 मिनट में हमारे साथ पन्नू साहब हैं। पन्नू साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। दो चीज़ों पे चाहूँगा, एक तो जो जारियत हुई, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ इंडिया से, उसके ऊपर रद्दमल। दूसरा, ये जो ड्रोन पाकिस्तान पे हमला करने आए थे, इसमें इसमें से एक ड्रोन ऐसा है जिसने ननकाना साहब पे भी अटैक किया। तो मेरे ख्याल में सिख कम्युनिटी का एक रोल बनता है जिसके ऊपर आवाज़ उठाएं दुनिया सारी में और बात करें। जी सब तो पहला पाकिस्तान ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਡਰੋਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। बहुत शुक्रिया जी, तुसी सानू ज्वाइन किया है, बड़ी मेहरबानी। प्रोग्राम ते एंड आ गए हैं, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा। एजाज साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये जो ग्लोबल टेररिज्म में इंडिया का रोल है, वो कैनेडियन तो एक वाक़या रजिस्टर हो गया, लेकिन पाकिस्तानी सरजमीन पर 24-25 वाक़यात हैं ऐसे, उसके ऊपर भी दुनिया सारी में डॉजियर्स जाने चाहिए और वेल डॉक्यूमेंटेड जाने चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर BLA के पीछे कौन है, TTP के पीछे कौन है, जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के पीछे कौन है, पूरी एक एक तफसील जो है बना के वेस्टर्न कैपिटल्स को देनी चाहिए ताकि बताया जा सके कि इसका असल चेहरा है क्या। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मेरे ख्याल में कि ये हमारे जो अभी वो पूछ जा रहे हैं और जिसके लिए बड़े अच्छे लोग सिलेक्ट किए हैं, स्पेशली जो हमारे इसके लिए जो लीडर मुंतखब किए हैं, बिलावल भुट्टो साहब बहुत आर्टिकुलेट आदमी हैं, लेकिन इनका जो एजेंडा है सिर्फ इंडिया को काउंटर करना नहीं है कि इंडिया ने जो पॉइंट्स कहने हैं, हमारा अपना एक प्रोएक्टिव एजेंडा है। क्योंकि ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं, कश्मीर है, पानी है और टेररिज्म है। अब खाली टेररिज्म को अगर लें तो हिंदुस्तान ने, जिस तरह भी आप भी बात कर रहे थे, कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान में फसाद फैलाया है कि उस फसाद को दुनिया को, अब चूंकि थोड़ा सिंपैथेटिक ईयर्स हैं तो बताएंगे भी तो ज़रा अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि दुनिया को पता भी चलना चाहिए कि ये लोग हर बार हिस्टोरिकल पैटर्न बताते हैं कि जी फलाना हुआ, मुंबई हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इस दफ़ा कम अज़ कम जो है ये कुछ भी नहीं कह सकते, इनके पास कोई और आर्गूमेंट भी नहीं है। दुनिया मांग रही है कि आप सबूत दें, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो डिफेंसिव है, हमारे पास प्रोएक्टिव हुए। आपने डोजियर्स की बात की, पहले भी हम डोजियर्स बनाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रा ज़्यादा सिस्टमेटिकली होने चाहिए। किसी भी वाक़े के लिए डोजियर अगर बनता है, पहले FIR कटती है, फिर जो फॉरेन एक्यूज्ड है उनके खिलाफ लेटर्स रोकेटरी बनते हैं, यानी जो कोर्ट उनको मांगती है, वो फिर इंटरपोल में भी दे सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट्स को भी दे सकते हैं। हमें बहुत सिस्टमेटिकली, हमें तो पता चल गया कि योगेश कुमार और पता नहीं किस किस के नाम लिए कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये उसमें मुलव्वस थे। तो हमें इनके लिए लीगल जो कानूनी वारंट होते हैं वो देने चाहिए इंटरपोल में भी, और ये डोजियर्स लेकर जाएं तो बहुत ही यानी एक नादिर मौका है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान फंसा हुआ है। अमेरिका भी खुद जो है वो चूंकि चाह रहा था कि ये मामलात को हम थोड़ा सा बीच में आए हैं, हिंदुस्तान की अपनी रिक्वेस्ट पर आए हैं, तो इस वजह से अब ये यहाँ से भाग नहीं सकते हैं कि बगैर बताए, जो एक पहला एक ह्यूब्रिस और एक बड़ा गुरूर था और तकब्बुर था कि हम बगैर बताए, रीजंस बताए बगैर आप पे हमला कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल में अब वो न्यू नॉर्मल इनका खत्म हो चुका है। इस वक्त दुनिया को बहुत कुछ बताने को है, लेकिन इट विल स्टार्ट विद योर गुड प्रेपरेशन, एडिक्वेट प्रेपरेशन। खाली अच्छी अंग्रेजी बोलना काफी नहीं होगा। आई थिंक वी विल नीड टू कैरी दी सॉलिड एविडेंसेस जो हमारे ख्याल में हमारे पास हैं,
वो हमें लेकर जानी वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। सर इसका फिर समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग वाले वाक़े से स्टार्ट होना चाहिए। कर्नल पुरोहित और स्वामी असीम आनंद का क्या रोल था वो बताना चाहिए उनको कि इन्होंने क्या काम किया था। फिर जाफर एक्सप्रेस की पूरी तफसील बताएं कि इसके पीछे जो लोग आए थे उनको फंडिंग कैसे हुई थी, और जो 25 असैसिनेशन पाकिस्तानी सरजमीन पे हुई हैं एक एक केस को बिल्ड करके लेके जाएं और पूरे एक एक केस की तफसीलात सामने रखें दुनिया के, फिर वो केस आपका रजिस्टर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बताऊं मलिक साहब कि मैं आजकल एक किताब मुकम्मल कर रहा हूं पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे। अब ये वाकया हो गया तो मैंने फिर छत्तीस सिंहपुरा से लेकर 25 साल के सारे वाकयात निकाले, रिसर्च कर रहा हूं उसके ऊपर। छत्तीस सिंहपुरा बिल क्लिंटन के दौरे के मौके पर हुआ था। जी 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 एग्जैक्टली। उस वक्त के बाद से जितने वाकयात आए हैं सब के अंदर, नहीं तो ज्यादातर के अंदर इंटरनल हैंड्स से या इंडियन आर्मी खुद इन्वॉल्व थी। तो इसलिए ये हमें ये रिसर्च करनी है, हमारे थिंक टैंक्स को ये टास्क देना चाहिए, एक एक डॉक्यूमेंट करें और ये लेकर जाएं, क्योंकि ये पुराना जो एजेंडा है वो भी इनको हमने इनके सर पे फेंकना है। हत्ता कि पठानकोट में भी 6 महीने बाद उनके अपने डीजी FIA जो NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि जी इन्वॉल्व है हमारे अपने लोग, तो उनको फौरन कहा गया कि आप अपना इंटरव्यू रोक लीजिए। तो ये तकरीबन ये तमाम चीज़ों में मुझे एविडेंस नज़र आ रही है कि हिंदुस्तान के अपने अंदर से कुछ एलिमेंट्स होते थे और ये सब पाकिस्तान पे लगाते थे। अब ये नहीं चलेगा। आई थिंक वी नीड टू वर्क हार्ड, अपने थिंक टैंक्स भी करें और हमारी और जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं उनसे भी करवाएं, एंड वी शुड कैरी ऑल दैट डॉक्यूमेंटेशन टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अभी नहीं दे सकते तो प्रॉमिस करके आए और बाद में हम भिजवाएं उनको। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पानी के ऊपर पूछ लूँ। पानी हमारी ज़िंदगी है, उसके लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, तो लड़ना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरी चॉइस नहीं है। क्या करना चाहिए उसके लिए? पानी के लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो लीगल ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल में जहां जहां भी हैं, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मामला है कि जितनी भी ये वाटर बेसिन की रिजीम्स हैं उनके ऊपर लोग लड़ जाते हैं। मैंने खुद देखा था एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी फ्रेश वाटर की, तो इजिप्ट जो लोअर राइपेरियन है नाइल का, तो उन्होंने वो लड़ गए कि जी वो 1920 की जो ट्रीटी है या जो भी अरेंजमेंट है वो आप नहीं कर सकते हैं। हमें भी मेरे ख्याल में पूरे जोर शोर से कोई फोरम नहीं छोड़ना चाहिए, रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट है, वी शुड टेक इट अप। ये पाकिस्तान 240 मिलियन लोगों के जिंदगी के जो जिंदा रहने के हक को के ऊपर डाका है, ये टेररिज्म है, ये बहुत बड़ा स्टेट टेररिज्म है। सो वी शुड टेक इट अप। प्लस बायलैटरली हमारे DG ISPR ने कहा है कि जी हम वो करेंगे जो आप दुनिया देखेगी। इसका मतलब है कि वो कुछ तैयारी कर रहे हैं और हमें तैयारी करनी भी चाहिए, लेकिन बेहतर होगा हिंदुस्तान उस रास्ते पे ना जाएगा। अगर हमने उनके 4 डैम तोड़ दिए, उन्होंने हमारे 2 डैम तोड़ दिए, ये भी कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि हिंदुस्तान जो है वो समझ जाए कि ये पाकिस्तान जो है इसको बहुत संजीदगी से लेगा। ये एजेंडा आइटम भी बहुत ही हमें शद्दोमत से लेना चाहिए। और किसी ने मुझे भी तजवीज़ दी कि एक वाटर एक्सपर्ट भी साथ लेकर जाएं। मेरे ख्याल में दैट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया टू डू दैट। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। भूषण यादव, वैसे एक तो वो है ना जासूस हमने अपनी सरजमीन पे पकड़ा, ये जो समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग थी उसके अंदर जो 2 उसके मास्टरमाइंड थे, एक उसमें सर्विंग उनका आर्मी का कर्नल था, कर्नल पुरोहित, और दूसरा वो स्वामी असीम आनंद था जो उनका मजहबी पेशवा था। तो ये एक लंबी तारीख है। ये तो वो वाक़या ना जो बड़े नोन है कि 55 मुसलमानों को जिंदा जला दिया था। हम मेरे ख्याल में दुनिया के सामने, आबिद शेर अली साहब आपसे भी चाहूँगा इसके ऊपर आए, दुनिया के सामने उतना तगड़ा हमने ये केस पेश ही नहीं किया। हम बड़ा ठंडा पड़ जाते हैं कि वहाँ समझौता एक्सप्रेस जला दिया, कोई नहीं। हमें इस पर जम के ज़रा बात तगड़ी करनी चाहिए कि बताएं दुनिया को। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी 71 की जंग के बाद का बदला भी ना सिर्फ बदला लिया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस ने, एयर फोर्सेस ने हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान का लोया मनवाया, बल्कि उनको बताया है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की आर्मी है, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी आर्म फोर्स ऑन दिस प्लानट। इसमें किसी को कोई गुमान या वहम था ना थोड़ा सा, वो भी मलिक साहब निकल गया। और ये देखें अभी आप जो फरमा रहे हैं, ये जो भारत की एक सेल्फ डोमिनेशन थी इस पूरी टेरिटरी में, जैसे इंडो पाक कह लें, जो पूरी एशियंस बेल्ट के अंदर, तो एक वो बदमाश टाइप वो होता नहीं, गुंडा, गली का गुंडा जो ऐसे ही हर एक को ललकारता जाता है। तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने हमें मौका दिया। हम एक अमन पसंद मुल्क है और दुनिया ने भी देखा कि
उन्होंने एक खुद ही पहलगाम का वाक़या करवाया और वो उन्होंने हमें कोई फ़लस्तीन समझ लिया था, जहाँ हमें कोई ऐसे ही अरब रियासत समझ लिया था, सीरिया समझ लिया था कि वो पाकिस्तान, या यूक्रेन समझ लिया था कि वो पाकिस्तान को इस तरह दबा लेंगे। लेकिन हमारी बहादुर फ़ौज ने, हमारे मीडिया ने और पूरी कौम ने यकसुई के साथ मलिक साहब एक पेज पे खड़े होकर अपने दुश्मन का ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया,